हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियां एवं मुहावरे को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछे जाते हैं। और यह फिक्स ही होता है कि प्रति वर्ष बोर्ड एग्जाम में लोकोक्तियां एवं मुहावरे पूछे जाएंगे 2 अंक में। और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। बोर्ड एग्जाम में आपसे 4 लोकोक्तियां एवं मुहावरे दिया जाता है, जिसमें से आपको किसी एक का अर्थ लिखकर उसका वाक्य प्रयोग करना होता है। एक अंक आपको इस दिए गए लोकोक्तियां या मुहावरे के अर्थ लिखने पर, जबकि 1 अंक इसके वाक्य प्रयोग करने पर आपको बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं। अर्थात एक एक अंक मिलकर 2 अंक आपको लोकोक्तियां एवं मुहावरे से मिलते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज के इस वीडियो में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकोक्तियां एवं मुहावरे हैं उनको देखेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न रहा हमारा कि उदो का लेना न माधो को देना। उदो को लेना न माधो को देना, इसका जो हो जाएगा अर्थ वह हो जाएगा कि स्पष्ट व्यवहार करना, अर्थात किसी से स्पष्ट व्यवहार करना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि तुम्हारी गलती छुपाने के लिए मैं झूठ क्यों बोलूं। मैं तो उदो का न लेना न माधो का देना के पथ पर चलता हूं। मैं सबके साथ एकदम स्पष्ट व्यवहार करता हूं। यही हो जाएगा इसका वाक्य प्रयोग। तो उदो का लेना न माधो का देना, इसका अर्थ हो जाएगा कि सभी के साथ स्पष्ट व्यवहार करना, अर्थात किसी भी परिस्थिति में पड़ जाने पर एकदम एक समान परिस्थिति में बने रहना, स्पष्ट व्यवहार सबके साथ करना। ये हो जाएगा हमारा उदो का लेना न माधो का देना का अर्थ हो जाएगा। दूसरा प्रश्न रहा हमारा कि 1 और 1 11 होना। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा गया लोकोक्तियां है। तो 1 और 1 11 होना, इसका अर्थ हो जाएगा कि एकता में ही शक्ति होती है। एकता में ही शक्ति होती है। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि स्कूल में शिक्षक बच्चों को समझा रहे थे कि 1 और 1 11 होता है, अर्थात 1 और 1 मिलकर 11 हो जाता है, जिससे जो कि एक समूह का निर्माण करते हैं। और इसी को लिए कहा गया है कि एकता में शक्ति होती है और एकता से ही किसी भी कठिन कार्य को सरल बनाया जा सकता है। एकता में ही सबसे ज्यादा शक्ति होती है, बल होती है। तीसरा हमारा प्रश्न रहा, एक तो चोरी दूसरी सीना जोरी। एक तो चोरी दूसरी सीना जोरी, यह भी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गलती करने पर भी उसे स्वीकार न करके विवाद करना, एक तो चोरी और दूसरी सीना चोरी का अर्थ है। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि भीड़ में एक व्यक्ति ने मेरा सारा सामान गिरा दिया और लड़ने भी लगा। मेरा बेटा बोला, एक तो चोरी और दूसरी सीना चोरी। जब कहीं भीड़ पर स्थान होता है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक व्यक्ति था, तो वह भीड़ वाले इलाके में जा रहा था कुछ सामान लेकर। तो एक व्यक्ति था जिसने उसका सारे सामान को गिरा दिया और वह अपने बेटे के साथ था। तो और गिराने के बाद वह उस व्यक्ति के साथ झगड़ा भी करने लगा, सीनाजोरी भी करने लगा। तो उसके पुत्र ने कहा कि एक तो चोरी और दूसरी सीनाजोरी, अर्थात गलती करने के बाद भी उसे स्वीकार न कर उसको विवाद करना, उस बात को आगे बढ़ाना, एक तो चोरी और दूसरी सीनाजोरी का अर्थ होता है। चौथा हमारा प्रश्न रहा कि एक पंथ दो काज। इसका अर्थ हो जाएगा एक ही उपाय में दो कार्यों को करना। एक ही उपाय से दो कार्यों को करना या एक ही उपाय में दो कार्यों को करना, एक पंथ दो काज का अर्थ होता है। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि मैं तो बैंक में पैसा जमा करने गया था, मेरे पुराने मित्र से भी भेंट हो गई, मेरे लिए तो एक पंथ और दो काज हो गया। इसका वाक्य प्रयोग यह है कि मैं एक दिन बैंक में पैसा जमा करने के लिए गया था और वहीं पर पैसा जमा करते समय मेरे एक पुराने मित्र से क्या हो गई, भेंट हो गई, और यह मेरा एक पंथ और दो काज हो गया। एक तो पैसा भी जमा हो गया और उसके साथ साथ मेरे पुराने मित्र से भी क्या हो गई, मिलन हो गई, भेंट हो गई। चलिए पांचवा प्रश्न रहा हमारा कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका अर्थ हो जाएगा कि एक ही समय दो दो विचारधाराओं का पालन नहीं हो सकता। एक ही समय एक से अधिक या दो से अधिक विचारधाराओं का पालन नहीं हो सकता। वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि सास और बहू में तो जरा भी नहीं पटती, एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती। इसका वाक्य प्रयोग यह है कि सास और बहू ये दोनों में कभी भी नहीं पटती, कभी भी बोलचाल समान नहीं रहती है इन दोनों में। और इसीलिए यह कहा गया है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती। क्या तो सास ही अपने पुत्र के साथ रह सकती है, माँ ही अपने पुत्र के साथ रह सकती है, अन्यथा पत्नी ही अपने पति के साथ रह सकती है। अर्थात एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती। एक ही समय दो से अधिक विचारधाराओं का पालन नहीं हो सकता। 6 नंबर हमारा प्रश्न रहा कि कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर।
इसका क्या अर्थ हो जाएगा कि परिस्थितियां बदलने पर व्यक्ति की स्थिति भी बदल जाती है। और यह एक सच भी बात है कि कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर, अर्थात परिस्थितियां हमेशा परिवर्तन होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। कभी व्यक्ति का स्थिति एक समान नहीं रहता है। वाक्य प्रयोग हो जाएगा इसका कि राकेश बहुत गरीबी में पला है और उसने परिश्रम के बल पर अच्छी नौकरी प्राप्त कर ली है। और सभी कहते हैं कि कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर। इसका अर्थ हो जाएगा कि राकेश ने बहुत गरीबी में पला था और वह अपनी कड़ी मेहनत के दम पर एक सरकारी नौकरी ले लिया और उसका पूरा चाल रहन सहन ढल कुल बदल गया। और बाकी सब गांव के लोग थे, यार मित्र इसके थे राकेश के, वो कहने लगे कि कभी गाड़ी नाव पर और कभी गाड़ी नाव पर और कभी कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न रहा कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। यह भी दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोग होने वाला लोकोक्तियां है और सभी लोग अपने जीवन में इसका यूज करते हैं कहीं ना कहीं, किसी के साथ मिलते जुलते हैं तो इसका अर्थ हो जाएगा कि दो असमान स्तर की वस्तुओं का मेल नहीं होता। दो असमान स्तर की वस्तुओं का मेल नहीं होता, अर्थात कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि मेरा मित्र अब बहुत अमीर हो गया है। जब भी मिलने को सोचता हूँ तो मन में ही यह बात आती है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। मैं और मेरे मित्र दोनों एक ही साथ पढ़ते थे, लेकिन मेरी मित्र की नौकरी लग जाने के कारण वो बहुत अमीर हो चुका है मुझसे और मैं अभी अपना आर्थिक स्थिति भी नहीं सुधार सका हूँ। और मेरे मन में कभी ख्याल आता है कि मैं चलूं अपने मित्र से कभी मिलाऊं, तो मेरे मन में यह ख्याल आता है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, अर्थात वह इतना अमीर है और मैं इतना गरीब हूँ, अर्थात वह किस प्रकार मुझसे मिल सकता है। ये तो यही बात हो गई कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। 8 नंबर प्रश्न रहा हमारा कि का बरखा जब कृषि सुखाने। क्या बरखा जब कृषि सुखाने, इसका अर्थ हो जाएगा कि उचित अवसर निकल जाने पर प्रयत्न करने का कोई लाभ नहीं होता। जब उचित समय था तो उस समय प्रयत्न करना चाहिए, अब उचित समय अवसर निकल गया है तो इसका लाभ करने से अब कोई फायदा नहीं है, उसका कोई लाभ नहीं है। वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि जब रोगी की मृत्यु हो गई तब डॉक्टर आए। बात वैसी ही है कि क्या बरखा जब कृषि सुखाने। वाक्य प्रयोग यह है कि जब रोगी की मृत्यु हो गई तब डॉक्टर आकर भी क्या करेंगे, अब तो रोगी मर चुका है। और यह वही बात हो गई कि का बरखा जब कृषि सुखाने, मतलब कृषि के सूख जाने के बाद बरखा होने का क्या फायदा है, वह तो एकदम बेकार है कि अवसर निकल जाने पर अब प्रयत्न करने से कोई फायदा नहीं है। यदि डॉक्टर रोगी के मर जाने से पहले ही आए होते तो रोगी के जीने की पूरी संभावना होती। अब तो रोगी मर चुका है तो डॉक्टर के आने से कोई फायदा नहीं है। 9 नंबर हमारा प्रश्न रहा कि खग जाने खगई की भाषा। खग जाने खगई की भाषा, इसका अर्थ हो जाएगा कि एक समान वातावरण में रहने या प्रकृति वाले एक दूसरे की बातों का सार शीघ्र ही समझ जाते हैं। अर्थात खा खग जाने खगई की भाषा, इसका अर्थ हो जाएगा कि जो एक समान वातावरण में रह रहे हैं वही ही उनकी भाषा को समझ सकते हैं। अर्थात खग ही खग की भाषा को समझ सकता है, इंसान नहीं समझ सकता है। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि एक विधवा औरत ही समझ सकती है असमय पति की मृत्यु होना कितना कष्टप्रद है, मतलब कितना दुख दष्टकारी हो सकता है। एक विधवा पति ही जान सकती है कि उसके जब पति की मृत्यु हो जाती है तो वह कितना ही कष्ट में रहती है, उस पर कितना दुख का पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि खग ही जान सकता है खगी की भाषा। यह सच ही कहा गया है। 10 नंबर हमारा प्रश्न रहा कि खरी मजूरी चोखा काम। खरी मजूरी चोखा काम, इसका अर्थ हो जाएगा कि नगद पैसे देने पर ही काम भी अच्छा होता है। नगद पैसा देने पर ही काम भी अच्छा होता है। खरी मजूरी चोखा काम, अर्थात यदि कोई व्यक्ति आपका काम कर रहा है और उसे पैसा नहीं मिलेगा उस काम के बदले, तो वह उतना मन से नहीं करेगा जितना कि दूसरे व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का पैसा देने पर वह काम करता है। तो इसीलिए नगद पैसे देने पर काम भी अच्छा होता है। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि राजू मिस्त्री का वसूल है। राजू एक मिस्त्री का नाम है कि राजू मिस्त्री का वसूल है कि खरी मजूरी चोखा काम जिससे हो सकता है आराम। अर्थात किसी भी व्यक्ति को यदि पैसा दिया जाए तो वह अच्छा ही काम करता है, यदि उस पर उधार लगा दिया जाए तो वह
उतना मन से वह काम नहीं कर पाता। तो ये थे हमारे आज के इस वीडियो में 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोकोक्तियाँ जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में बताया हूँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यह मानकर चलिए कि इनमें से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।